नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है नक्षत्र। बिना नक्षत्र को पढ़े या बिना नक्षत्र को जाने कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो रिजल्ट्स देगा वो प्लैनेट वो नक्षत्रों के हिसाब से देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्रों की, और मैं नक्षत्र सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो ये मेरा नक्षत्रों के बारे में पहला वीडियो है जिसमें कि मैं आपको पूरा ग्लिम्स बताऊंगा कि काल पुरुष कुंडली में अगर मेष राशि से लेके मीन राशि तक अलग अलग 27 नक्षत्र आते हैं। जो इंसान का बर्थ होता है, बर्थ से लेके मोक्ष तक, ये 27 नक्षत्रों का क्या रोल है और ये किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से मैं फिर फर्स्ट नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, उससे शुरू करूंगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे 27 नक्षत्रों के बारे में। ये किस तरीके से नक्षत्र बने हैं, क्यों बने हैं, ये रिजल्ट्स किस तरीके से देते हैं, और जो इंसान की जो लाइफ की जर्नी है, इंसान की जो लाइफ की जर्नी है जन्म से लेके मृत्यु तक, क्योंकि जो 12th हाउस है वो अपना मोक्ष का स्थान है, फर्स्ट हाउस खुद का स्थान है। तो इंसान के पैदा होने से मोक्ष तक की जो जर्नी है, और उसके अंदर ये जो सब पूरे 27 नक्षत्र आते हैं हर एक की कुंडली में, वो किस तरीके का रोल होता है, किस तरीके का रोल वो उनका रोल अदा करते हैं, या रोल उनका जो होता है वो किस तरीके का होता है। अब देखिए, पूरे ज्योतिष में 27 नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो नाम है ये 2 वर्ड से बना है। नख मतलब अपना आकाश, और क्षत्र मतलब रीजन, आकाश का एक पर्टिकुलर रीजन, दैट इज कॉल्ड नक्षत्र। सो आप इसको अगर दूसरा नाम देना चाहे तो अपन उसको ये भी कह सकते हैं कि स्काई के अंदर मैं मैप करूं तो स्काई मैप भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब ये क्या है कि पूरा जो 360 डिग्री है अपना जो आकाश है, या पूरे जो सर्कल है, it is divided into 27 parts, and that 27 parts is called nakshatras, 27 nakshatras। और ये जो प्लैनेट्स घूमते हैं तो ये अलग अलग नक्षत्रों में अपना नक्षत्र चेंज करते रहते हैं, एक एक पर्टिकुलर पीरियड्स के बाद अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग पीरियड है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि नक्षत्र किस तरीके का रिजल्ट्स देते हैं, वो नक्षत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, और वो ग्रह जब उस नक्षत्र के अंदर होगा, उस नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में होगा, तो रिजल्ट्स क्या देगा। देखिए, कौन से ग्रह कौन से भाव में है, कौन से राशि में है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट अगर करेक्ट ज्योतिष में अगर करेक्ट प्रेडिक्शन करना है तो हमको नक्षत्र लेवल तक जाना बहुत ज़रूरी है। टोटल जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्र है। अब वेदों की अगर, जैसे ह्यूमन बॉडी है और उसमें आंख नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कोई इंसान देख नहीं सकता। उसी तरीके से ज्योतिष में अगर नक्षत्रों की स्टडी नहीं है तो आप ज्योतिष का ज्ञान या क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कौन सा ग्रह किस तरीके से बिहेव करेगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो नक्षत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा 27 नक्षत्रों का ग्लिम्स दूंगा। नाउ फर्स्ट जो नक्षत्र आता है वो आता है अश्विनी नक्षत्र। अब ये अश्विनी नक्षत्र जो है, ये जो इसका रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु। अब अश्विनी नक्षत्र शो करता है इंसान के जब सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है तो वो जो शो करता है वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर को शो करता है कि किसी चीज़ की बिगिनिंग ऑफ एनी सॉर्ट, किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, वो अश्विनी नक्षत्र शो करता है कि अश्विनी नक्षत्र किसी चीज़ की शुरुआत को शो करता है। इंसान के लाइफ के पहले कुछ सालों को शो करता है कि वो पैदा हुआ है, अभी वो उसको चलना नहीं आया है। सो इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। सो अश्विनी नक्षत्र शो करता है बिगिनिंग, बट आउटसाइड सपोर्ट के साथ। अभी वो पैदा हुआ है, ना उसको खाना खुद से आता है, ना उसको पीना खुद से आता है, ना उसको चलना खुद से आता है। सो दैट इज कम्स इन अश्विनी नक्षत्र, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। दूसरा जो नक्षत्र आता है, देखिए कैसे स्टार्ट लाइफ किस तरह से बढ़ेगी ये देखना। अश्विनी नक्षत्र जैसे स्टार्टिंग हुआ लाइफ का। अब भरणी नक्षत्र में क्या होगा कि एक बच्चा
अब वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जाएगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पीने को चाहिए, क्या खाने को चाहिए, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अब उसकी बॉडी में भरणी नक्षत्र के अंदर जो हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहा है। 2-3 साल का जैसे हुआ वो, तो वो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ रहा है। सो भरणी नक्षत्र में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र में बिगनिंग आ रही है, तो भरणी नक्षत्र में अब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब थर्ड आएगा कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र मतलब 4 से 5 साल। तो 4 से 5 साल में और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो चलना सीखेगा, वो खाना सीखेगा, वो बात करना सीखेगा। सो ये आता है कृतिका नक्षत्र में। जो प्राइमरी स्टेजेस थी अश्विनी नक्षत्र की और भरणी नक्षत्र की, वो उससे ऊपर उठता है और वो खुद चलना सीखता है, खुद बोलना सीखता है, वो उसमें और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये जो कृतिका नक्षत्र है, ये आप इसको भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो लर्निंग फेज है। वो लर्निंग उसकी हो रही है लाइफ में, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय कृतिका। नौ जब कृतिका, जैसे ही कृतिका खत्म हुआ तो अब फिर आता है रोहिणी, और रोहिणी है चंद्र का नक्षत्र। अब ये 5 से 7 साल के बीच में रोहिणी नक्षत्र को डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पे वो जब सब कुछ सीख लेता है, चलना सीख लेता है, खाना सीख लेता है, आसपास का एनवायरनमेंट को स्टडी करना सीख लेता है और रिएक्शंस देना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में ये शो किया गया है लाइफ में कि वो यहाँ पे लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करता है। वो क्यूरासिटी से आसपास अपने देखता है, जो उसने नॉलेज गेन किया हुआ है, थोड़ा सा नॉलेज गेन किया हुआ है अभी स्टेज पे, बट उसके बदौलत वो इस दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अंडरस्टैंड करके उस अंडरस्टैंडिंग को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को वो इंजॉय करने की कोशिश करता है। दिस इज वॉट हैपन्स इन रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र इज मून का नक्षत्र है, तो वो मन के लेवल पे उस चीज़ को एहसास करता है, उस चीज़ को जीता है, उस चीज़ से वो उसको क्यूरियोसिटी भी होती है नई चीज़ को देख के, सो उसको उससे खुशी मिलती है। उसके बाद फिफ्थ नक्षत्र आएगा, दैट इज वृक्षिरा। अब वृक्षिरा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र है। इसकी एज जो बैंड अगर मान लो तो वो 7 से 8 साल के बीच में ये नक्षत्र को डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे वो जो भी उसने सीखा हुआ है, यहाँ पे क्यूरियोसिटी उसको देती। अब वो उसने 4, 5, 5, 6 साल तक उसने सब सीख लिया, उसको एंजॉय करना सीख लिया। अब जैसे वो 7 से 8 साल पे बढ़ता है, जो कि मृगशिरा नक्षत्र में आया है, तो क्यूरियोसिटी आती है, और क्या, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। वो मृगशिरा नक्षत्र में ये क्यूरियोसिटी आती है। मृगशिरा के नक्षत्र के बाद अगर 6 नक्षत्र की बात करूं तो आद्रा नक्षत्र है, और आद्रा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र। अब राहु को नक्षत्र के अंदर जो वो देख रहा है, जो क्यूरियोसिटी उसको जिस डायरेक्शन में ले जा रही है, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, उस चीज़ को वो एनालाइज कर रहा है, नए नए एक्सपीरियंस ले रहा है उन क्यूरियोसिटी से जो उसने मृगशिरा में लिए थे। आद्रा में जैसे आते हैं, उस चीज़ को वो अप्लाई करता है, उसको एनालिसिस करता है, देखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है। ये वो राहु के नक्षत्र में होता है, आद्रा नक्षत्र में। उसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र। अब पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम 12 से 16 साल का पीरियड होता है पुनर्वसु नक्षत्र का। तो उस टाइम वो पहली बार लाइफ में इमोशंस पिक्चर्स में आते हैं, वो लोगों से जुड़ता है, आसपास के एटमॉस्फेयर से जुड़ता है, वो फैमिली में अपना रोल जानने की भी कोशिश करता है। बहुत नेसेंट स्टेज पे वो जानने की कोशिश करता है, पूरा भी उसको ज्ञान नहीं होता है किसी भी स्टेज पे, क्योंकि अभी लाइफ का इनिशियल फेज चल रहा है। 12 से 16 साल के बीच में भी हर इंसान के लाइफ में बॉडी में भी बहुत चेंजेस आते हैं, मन के लेवल पे भी बहुत चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पे भी बहुत चेंजेस आते हैं। नई गुरु का नक्षत्र है, तो जितनी भी लर्निंग है, नई लर्निंग्स एक्चुअल लाइफ के बारे में, क्योंकि ये एक बड़ा टेंडर पीरियड होता है। उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद वो एडल्टहुड में प्रवेश करेगा। तो ये पहले के कुछ साल, एडल्टहुड में एंटर करने के पहले कुछ साल पुनर्वसु नक्षत्र शो करता है। तो वो उसमें हंसी मजाक खेल वो भी सब चलता है, बट साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गेन करने की कोशिश करता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझको लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, मैं क्या हूँ, फैमिली में मेरा रोल क्या है, सोसाइटी में मेरा रोल क्या है। वो धीरे धीरे इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करता है। अभी बचपना रहता है, बट बचपने के साथ भी ये क्लब होता है। उसके बाद 8 नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो शनि जहाँ पे आया, वहाँ पे पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान सोचता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चाहे वो फैमिली में हो,
चाहे वो समाज में हो, मेरे कर्तव्य क्या है, उसका दिमाग 16 से 18 साल के बीच का ये पीरियड होता है। तो ये पहली बार वो समझने की कोशिश करता है शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। उसके बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो बुध के नक्षत्र में जब भी आता है तो 18 से 20 साल का ये पीरियड है। सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, उसको दुनियादारी समझ में आती है। दुनियादारी क्या है? वो अभी तक हंसी मजाक वाली जो जिंदगी चल रही थी, या पेरेंट्स के शेल्टर में जो ज़िंदगी चल रही थी, या पेरेंट्स के भरोसे जो ज़िंदगी चल रही थी, इस पीरियड में आके वो ये सोचता है कि मुझको कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाना है, मुझको लाइफ में कुछ करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ हैं, जो कटु सत्य है जीवन के, पहली बार दुनिया से वो अवगत होता है अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, जो कि बुध का नक्षत्र है। अब ये 1 से 9 नक्षत्र हर ग्रह का आ गया। अब लाइफ का देखिए, ये फर्स्ट फेज है 20 साल तक, 21 साल तक, और जो कि प्राइमरी फेज है। तो शुरू से पैदा होने से लेके डिफरेंट स्टेजेस के अंदर से गुजरता हुआ, एक्सपीरियंस से गुजरता हुआ, फाइनली जब वो बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में आ रहा है, तो वो दुनिया की हार्श रियलिटी से, कटु सत्य से अवगत हो रहा है। और उसके बाद अब फिर से केतु का नक्षत्र आएगा, जो कि मघा नक्षत्र में आएगा। तो मघा नक्षत्र में जैसे ही वो एंटर करेगा, जो कि 10th नक्षत्र है, वो भी केतु का नक्षत्र है, अराउंड 21 साल 22 साल के आसपास, तो उसको इस एज में उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। उसकी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि मैं ये हूँ, मेरी ये लाइक्स है, मेरी ये डिसलाइक्स है, मेरा करियर पाथ ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मेरी हैबिट्स ये है, मेरी पर्सनालिटी ये है, मेरा ड्रेसिंग सेंस ये है। तो यहाँ पे उसकी मघा नक्षत्र केतु के अंदर उसकी आइडेंटिटी, किसी भी इंसान की आइडेंटिटी, मघा नक्षत्र शो करता है कि एक इंसान की आइडेंटिटी यहाँ पे सेट हो गई है, उसके रूट्स क्या है, उसका पर्पस क्या है लाइफ में, यहाँ पे उसकी चीज़ें दिमाग में आने लगती है। उसके बाद जब वो लाइफ आगे बढ़ती है तो फिर शुक्र का नक्षत्र आएगा, जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में वो थोड़ा लाइफ को एंजॉय करता है, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, वैभव का नक्षत्र है, भोग विलास का नक्षत्र है। तो जो उसने मघा नक्षत्र के अंदर जो उसकी आइडेंटिटी उसने फॉर्म की थी, वो शुक्र के नक्षत्र में आते ही, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आते ही उस चीज़ को एंजॉय करता है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचे, शादी के बारे में सोचे, करियर के बारे में सोचे, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, देखिए कैसा लाइफ इवॉल्व हो रही है एक स्टेज से दूसरे सब। तो दैट इज ऑल हैपनिंग इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र के नक्षत्र के पास उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो यहाँ पे वो कंसंट्रेट करेगा कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसका फैमिली में रोल क्या है, उसका सोसाइटी में रोल क्या है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, उसको लाइफ में आगे क्या करना है। उस डायरेक्शन में वो पूरी तरीके से 22, 23, 24 साल का जो पीरियड है, इसमें वो आगे बढ़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने बारे में सोचेगा, अपने पर्पस के बारे में सोचेगा। और ये होगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य विजन दे रहा है, रोशनी दे रहा है। सो वो उसका जो विजन है यहाँ पे पिक्चर में आएगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य विजन का कारक है, दूरदृष्टि का कारक है। तो उसको करना क्या लाइफ में, दैट सूर्य विल शो इन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। जैसे इस उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में से जाएगा, फिर आ जाएगा हस्ता नक्षत्र, जो कोई फिर से चंद्र का नक्षत्र आ रहा है। पहले जो हमने चंद्र का नक्षत्र की बात की थी, वो रोहिणी नक्षत्र की बात की थी, वो चौथा नक्षत्र था। बट अब ये 13वां नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र। ये भी मून का नक्षत्र है। यहाँ पे ये खुद को पूरी तरीके से, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर वो पूरा सा इनग्रोस करेगा। हो सकता है कि वो इस टाइम पे वो शादी करे, इस टाइम पे वो अपने करियर को आगे ले जाए, प्लान्स बनाए, नए प्रोजेक्ट्स बनाए, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। तो ये जो मून का नक्षत्र है, ये मन के लेवल का आगे नक्षत्र आ गया। सो पूरी जो प्लानिंग है, पूरे जो आगे लाइफ में करना क्या है, ये वो हस्ता नक्षत्र के अंदर करेगा। हो सकता है कि वो इस पीरियड में शादी भी करे, इमोशनल अटैचमेंट्स भी हो, रोमांटिक अफेयर्स भी हो। सो दैट विल ऑल हैपन इन हस्ता नक्षत्र। और यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा फोकस करेगा कि अब प्लान कैसे करना है। अब वो जैसे ही वो प्लान उसने कर लिया, आगे कहाँ बढ़ना है, तो उसके बाद का जो 14 नक्षत्र आएगा, वो चित्रा नक्षत्र है। अब चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। जो उसने प्लान किया है, वो इसको मैनिफेस्ट करेगा, एक्शन में लाएगा। अगर सोचा है कि बिजनेस करूँगा, तो बिजनेस
को वो एक्चुअल एक्शन में लाएगा, शॉप खरीदेगा या जगह खरीदेगा, बिजनेस डालेगा। सो जितना भी जो प्लानिंग हुआ था मन के लेवल पे या दिमाग के लेवल पे हस्ता नक्षत्र में, वो चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल एक्शन है, सो वो एक्शन करेगा। सो मून मन है, जो थॉट प्रोसेस था वो चित्रा में जैसे ही आएगा वो उसको मैनिफेस्ट करेगा, वो उसको एक्शन में लाएगा। जैसे ही वो चित्रा नक्षत्र के बाद राहु का नक्षत्र आएगा, स्वाति नक्षत्र। अब जो प्लान किया था, जो एग्जीक्यूट मैनिफेस्ट किया, जो आपने मृगशिरा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में वो जो आपने चीज़ बनाई है, जो चीज़ बनाई है वो आप दुनिया को सामने रखोगे, दुनिया के सामने रखोगे कि बेचोगे, बिजनेस करोगे। दैट विल ऑल हैपन इन राहु। राहु डिजायर्स का कारक है, राहु पैशन का कारक है, राहु को सब चीज़ें चाहिए। तो वो दुनिया के सामने जो चीज़ बनाई है मृगशिरा नक्षत्र में, वो स्वाति नक्षत्र में वो दुनिया के सामने रखेगा, जिससे कि वो उसको सेल करेगा, उसको वो प्रमोट करेगा, तो उससे उसको फायदा होगा। अब जैसे राहु का नक्षत्र खत्म होगा तो आएगा विशाखा नक्षत्र, जो कि गुरु का नक्षत्र है। अब आपने राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में आपने दुनियादारी आपने प्लान कर लिया, आपने मृगशिरा में उसको एग्जीक्यूट कर लिया, राहु में आपने उसको बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। अब आपके पास पैसा हो गया, वैभव हो गया, धन हो गया, सब कुछ हो गया, इज्जत हो गई, शोहरत हो गई। अब गुरु की नक्षत्र में आके वो पहली बार सोचेगा कि उसको उसकी फीलिंग चेंज होगी इस लेवल पे, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में आ गया। अच्छा, एक लेवल उसने चीज़ों को भोग लिया है, देख लिया है। अब वो जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएगा तो उसको लगेगा कि यार लाइफ में और कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए, और कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। ये तो मैंने अपने लिए बहुत सी चीज़ें कर ली। तो यहाँ पे पहली बार उसको दिमाग में आएगा कि मैं इससे बड़ी कोई चीज़ करूँ। मेरे को बिजनेस करना था, मेरे को जो मेरे विश फुलफिलमेंट था, जो मेरे को चाहिए था, वो तो मैंने कमा लिया। बट जैसे ही वो विशाखा नक्षत्र में, जो गुरु का नक्षत्र है, उसमें आएगा तो उससे जो उसकी डिज़ायर का लेवल है वो चेंज हो जाएगा। वो बोलेगा इससे बड़ी कोई चीज़ चाहिए। अब बड़ी कैसी चीज़ है, तो उसका ध्यान होगा कि यार मेरे को कमाना था, कमा लिया। अब वो हो सकता है कि वो दान की तरफ चला जाए, वो और ज़्यादा उदार हो जाए, वो और ज़्यादा संवेदनशील हो जाए। तो ये गुरु के इफेक्ट्स आ रहे हैं उस पर। उसको ये लग रहा है कि मैंने अपने लिए कर लिया, अब वो दुनिया के लिए करने की सोच रहा है, समाज के लिए करने की सोच रहा है, सर्विस करने की सोच रहा है, देने की सोच रहा है। जो अभी तक जो राहु के नक्षत्र जो लेने का आ रहा था, अब वो गुरु के नक्षत्र में आते उसकी जो फीलिंग है वो देने की हो गई है। और लाइफ में उसको देने में आनंद आ रहा है, चैरिटी में आनंद आ रहा है, डोनेशन में आनंद आ रहा है, धर्म में आनंद आ रहा है, समाज सेवा में आनंद आ रहा है। देखिए नक्षत्र बदलते ही फीलिंग्स कैसे बदल रही हैं। तो ये विशाखा नक्षत्र में जब गुरु का नक्षत्र है तो उसमें ये चीज़ होगी। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र आएगा, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो ये जो उसकी दौड़ है कि इससे ऊपर मेरे को कुछ चाहिए, ये फुलफिल होती है अनुराधा नक्षत्र में, क्योंकि शनि का नक्षत्र है। और शनि सेल्फलेस सर्विस का कारक है, शनि मेहनत का कारक है, शनि मेहनत का कारक है, शनि सर्विस का कारक है। तो वो दुनिया को, समाज के लिए करता है। उससे उसकी जो लॉन्गिंग, उसके अंदर जो इच्छा है कि नहीं पैसा ही नहीं, पैसे से ऊपर कोई चीज़ चाहिए, तो ये उसकी इच्छा अनुराधा नक्षत्र में पूरी होती है, जो कि शनि का नक्षत्र है। जैसे अनुराधा नक्षत्र खत्म होता है फिर बुध का नक्षत्र आता है और वो आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। अब ये ज्येष्ठा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र, तो इस लेवल पे उसको लगता है कि उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मटेरियलिस्टिक गेन्स अचीव कर लिए हैं, जो उसको लाइफ में विश थी वो उसने अचीव कर ली है। उसके बाद उसने अचीव ही नहीं की है, उसने समाज में वो चीज़ बांटी भी है, जैसे कि हमने विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में देखा। तो उसके बाद जब ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा तो इस स्टेज पे उसको लगता है कि उसने लाइफ में बहुत कुछ कमा लिया है। और जो फीलिंग आती है वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली ज्येष्ठा में फीलिंग आ जाती है, क्योंकि नक्षत्र का नाम ही ज्येष्ठा है। ज्येष्ठ मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियर, मैं लोगों से सुपीरियर हूँ। बुध के नक्षत्र, बुध का जो इसकी वो है रूलिंग प्लैनेट है वो बुध है। ज्येष्ठा में ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे पास दुनिया से अलग हटके चीज़ है, मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं एक एल्डरली फिगर हूँ, और एक सुपीरियरिटी आ जाती है उस पर्सनालिटी के अंदर। तो अब आप देखिए, हमने फर्स्ट नक्षत्र लेके 18 नक्षत्र तक हम पहुँच गए हैं, 9 के फर्स्ट 9, सेकंड 9 एंड वी आर गेटिंग, अब हम थर्ड 9 में जाएंगे। तो पहले जो फर्स्ट में आएंगी थी वो 21 साल तक 9 नक्षत्र खत्म हो रहे थे, जो कि अश्लेषा नक्षत्र था। उस टाइम उसकी आइडेंटिटी सेट हो रही थी। आइडेंटिटी सेट होने के बाद फिर से अगर हम 9 नक्षत्रों की बात करें, अश्लेषा से लेके ज्येष्ठा नक्षत्र, तो यहाँ पे उसने आइडेंटिटी भी सेट की, प्लान भी किया,
एग्जीक्यूट भी किया, दुनिया के सामने भी रखा, जिससे उसको फ़ायदा भी हुआ, प्रॉफिट्स भी कमाए, अपनी एक आइडेंटिटी भी सेट की, समाज में इज्जत भी की, बट उससे भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो उससे भी उसको ज़्यादा कुछ चीज़ चाहिए थी। तो गुरु के नक्षत्र में जो कि विशाखा नक्षत्र आया, तो उसने दान भी देना शुरू कर दिया, धर्म देना भी शुरू कर दिया, वो एक इज्जतदार आदमी बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने हैंडल शुरू कर दिया। शनि के नक्षत्र में ये पूरी भी हो गई। उसके बाद उसके अंदर एक सुपीरियरिटी आ गई कि मैं रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैंने समाज के लिए बहुत किया है। ये आ गया ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर, जो कि बुध का नक्षत्र है। अब हम बात करेंगे आखिरी 9 नक्षत्रों के बारे में। अब क्या होता है, जैसे ही बुध का नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद आता है मूल नक्षत्र। अब मूल नक्षत्र जो है बड़ा सीक्रेट नक्षत्र है, टफ नक्षत्र है, थोड़ा कष्टदायक नक्षत्र है। क्यों? क्योंकि जब जो चीज़ आपने इंसान ने बनाई होती है ज्येष्ठा नक्षत्र तक, वो मूल नक्षत्र उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, क्रैश कर देता है। जो भी आपने बनाया है जीवन में, वो उसको ब्रेक करता है। अरे ये मूल नक्षत्र में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि ये फिर से केतु का नक्षत्र हो गया। तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु के पास सेपरेटिव टेंडेंसी है, तो जो मिला है उसको वो खटाक से ब्रेक करता है। आपने जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस इंसान में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था, जिसको लग रहा था कि मैं बहुत रिस्पेक्टिव पर्सन हूँ, रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, एल्डरली पर्सन हूँ, मूला नक्षत्र में आते ही केतु के नक्षत्र में वो चीज़ सीधे से जीरो पे आती है। अब जब जीरो पे आती है तो दुख होगा, प्रताड़नाएं होंगी, कष्ट होगा, बट उसके साथ साथ वो लाइफ को इस लेवल पे समझना भी शुरू करेगा कि यार मैंने इतना कमाया, लोगों के लिए इतना किया, अपने लिए इतना किया, बट ये सब बर्बाद हो गया, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वहां पे मूल नक्षत्र में कष्ट है, बट कष्ट का कारण, कष्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें गलत हो रही है, वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे ले जा रही है। मूल नक्षत्र में इंसान के अंदर तगड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते ही आते हैं, क्योंकि वो मूल नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है। और मैं जो सीरीज बता रहा हूँ किस तरीके से चल रही है, तो मूल नक्षत्र में आते आते वो चीज़ें क्रैश होना शुरू हो जाएंगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद फिर आता है शुक्र का नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र। अभी जैसे ही चीज़ें क्रैश हुई, तो उसके बाद दिमाग में फील, उसके बाद आपने एक बहुत तगड़े फेज से गुजरते हो जब आप मूल नक्षत्र को क्रॉस करते हो। इतने कष्ट आप भोग चुके रहते हो, उसके बाद आपको अभी तक लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस आ चुके होते हैं। जो बनाया है वो भी क्रैश हो चुका रहता है, अगर बाकी प्लैनेट्स का सपोर्ट नहीं हुआ तो। और जब पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र आता है, तो आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन जाते हो। मतलब अब कोई अगर कष्ट आपको दे, या कोई बाहर की चीज़ें आपका इंटरनल पीस को अफेक्ट करने की कोशिश करे, तो वो नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जो आखिरी 9 नक्षत्र में, इसमें इंसान की इंटरनल जर्नी शुरू हो जाती है, आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है। अभी तक जो पहले 18 नक्षत्र में, अश्विनी से लेके अगर हम ज्येष्ठा की बात करें, तो बाहर पूरा आउटर वर्ल्ड की बात चल रही थी, सीखने से लेके धन कमाने तक, इज्जत कमाने तक। बट जैसे ये मूल नक्षत्र से जो कहानी शुरू हुई, क्योंकि मूल नक्षत्र में सब चीज़ें डाउन चला गया, तो पहली बार इंसान सोचता है कि कमाने के बाद मिला गया, तो वो फिर उसकी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है। इंटरनली वो अंदर सोचने लगता है, पर्पस क्या है, क्यों आया हूँ दुनिया में, मेरे कर्तव्य क्या है, ऐसे विचार उठने लगते हैं। और शुक्र के नक्षत्र में आते आते जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन मूल नक्षत्र में हुआ है, इसका विजडम वो यूज़ करता है, इसका वो एक्सपीरियंस यूज़ करता है, और फिर से वो एक अलग इंडिविजुअल बन के उभरता है। अब ये जो इंडिविजुअल बना है, ये बहुत अलग बना है। क्यों? अब ये बाहर की दुनिया के लिए नहीं बना है, ये बाहर की दुनिया को भोग के अब वो इंटरनल यात्रा उसकी शुरू हो गई है। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में, वो एक अलग इंडिविजुअल है। अब उसके बाद आता है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो उसके बाद वो लाइफ के जैसे सूर्य आया, तो फिर रोशनी आ गई, फिर विजन आया। अब उसका विजन चेंज हो गया। अब विजन उसका सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, शोहरत कमाना ही नहीं है, इज्जत कमाना ही नहीं है, उसको एक इंटरनल लेवल पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, एक ट्रांस लेवल पे जाना है। सो दैट इज उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। उसके बाद आएगा फिर से मून का नक्षत्र आएगा, जो कि श्रवण नक्षत्र है। तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व आषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में वो दुनिया, वो उसका विजन तो होता है, एक इंडिविजुअल भी बन जाता है, बट अपने इंडिविजुअल लेवल पे होता है। बट जैसे ही वो मून का नक्षत्र लगता है, श्रवण नक्षत्र लगता है, इसमें उसकी जो पूरी इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वो एक अलग लेवल पे आ जाता है, जिसको कि वो दुनिया के लिए, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। मैं वाला जो भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने सब कुछ किया, ये मैं वाला जो भाव है, मैं वाला मतलब अहंकार है, मैं है तो अहंकार है,
ये तो ये अहंकार खत्म हो जाता है श्रवण नक्षत्र के अंदर, मून के नक्षत्र के अंदर, और वो एक अलग लेवल पे चला जाता है, अंदर और डीप चला जाता है, आंतरिक आप उसकी जो आंतरिक यात्रा है उसमें और डीप चला जाता है, क्योंकि मन के लेवल पे श्रवण नक्षत्र जो मून का नक्षत्र है, तो उस मून के नक्षत्र में और वो अंदर डीप डाइव करता है, जिससे कि उसको कंटेंटमेंट मिलता है, पीस मिलता है, आंतरिक आंतरिक शांति मिलती है। उसके आसपास की जो चीज़ें कुछ हो रही है तो उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अंदर कहीं स्थित रहता है, एक स्थायी जगह स्थित रहता है, और वो इन सब चीज़ों को पार कर चुका होता है। ये होता है श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र जैसे ही खत्म होगा तो धनिष्ठा नक्षत्र आएगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल के नक्षत्र में भी उसको, ये मंगल का नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र है, इसमें इसको सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, शौहरत ही नहीं मिलती है, बट साथ में कंटेंटमेंट भी मिलता है, पीस भी मिलता है, आंतरिक शांति भी मिलती है, और एक लाइफ को वो अलग तरीके से जीना शुरू करता है। वो दुनिया में है भी पर नहीं भी है, वो उसमें आसक्ति आने लगती है। वो दुनिया के हर चीज से अपने आप को जोड़ता नहीं है, रिलेशन में है पर रिलेशन में नहीं भी, क्योंकि उसको पता है कि वो जीवन में अकेला है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो चेंज हो रहा है उसके अंदर, ये धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में हो रहा है। तो मंगल के नक्षत्र में जो कि 23rd नक्षत्र है, यहाँ आते आते उसके पास सब कुछ रहता है, धन दौलत शौहरत नाम जो भी चाहता है, और साथ में वो इंटरनल भी उसको पता रहता है कि ये जो भी कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर की कृपा से मेरे को मिला हुआ है, ये सब इम्परमानेंट है, अस्थाई है, ये मेरे पास कभी भी जा सकता है। तो वो इस प्रिपरेशन के साथ रहता है कि चला भी गया तो वो दुख नहीं होता है उसको। तो ये देखो जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी लाइफ में या इंडिविजुअल के लेवल पे, ये होगा मंगल के नक्षत्र में, जो कि धनिष्ठा के नक्षत्र में होगा। अब जैसे ही धनिष्ठा खत्म होगा तो राहु के नक्षत्र में आएगा, तो राहु के नक्षत्र में जो उसको अब मिला है वो एंजॉय करेगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अबंडेंस एंजॉय करेगा, स्टेटस एंजॉय करेगा, और एंजॉय मतलब सिर्फ भोगेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आंतरिक शांति है। अब उसके पास वो आंतरिक आंतरिक दृष्टि है, जिसको मैं बोलूँ चीज़ों को देखने की, उसका माइंडसेट पूरा अलग हो गया है। तो वो अब जो चीज़ों का भोग नहीं रहा है, वो उस चीज़ों का आनंद ले रहा है। वो पृथ्वी पे क्यों आया है उसका उसको आनंद ले रहा है, वो सांस ले रहा है उसका वो आनंद ले रहा है। हर चीज़ उसको दुनिया में मैजिक लग रही है, जादू लग रही है। तो उसकी यहाँ पे आते आते इंसान की जो दृष्टि बदल गई है। देखिए पूरा बर्थ से लेकर आप मोक्ष तक की बात कर रहे हैं, तो इस लेवल पे आते आते उसकी पूरी दृष्टि बदल गई है शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। उसके बाद आता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो कि फिर से गुरु का नक्षत्र आ गया। अब ये जब चीज़ें भोग ली, उसको भी भोग लिया, आंतरिक यात्रा भी कर रहा है, हो गई है, सब कुछ हो गया। अब जब पूर्व आषाढ़ में नक्षत्र आएगा तो अब वो सोचेगा, अब वो उसका ध्यान और भक्ति की तरफ जाएगा, वो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, और अंतर यात्रा की तरफ जाएगा, जिससे कि वो तपस्या करेगा। तपस्या नॉट ओनली कि वो माला लेके ही तपस्या करे, बट इंटरनली एक अंदर का दिया उसका हर समय जलता रहेगा। उसको लगता पता रहेगा कि लाइफ इम्परमानेंट है, थोड़े दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे राहगीर हूँ, यहाँ पे दुनिया में इस धरती पे गेस्ट हूँ, और तो उसका जो, और कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी, शरीर बचेगा और वो भी जला दिया जाएगा। गुरु का इफेक्ट आ रहा है उसमें, गुरु का इफेक्ट आ रहा है पूर्व भाद्रपद। तो वो इस लेवल तक आ जाता है जिससे उसको लाइफ को, वो मृत्यु को एक अच्छी निगाहों से देखने लगता है, मृत्यु का उसका डर नहीं रहता इस लेवल पे आते आते। पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, जैसे ही गुरु का नक्षत्र में यहाँ पे वो तपस्या होगा। अब जो पूर्व भाद्रपद होने के बाद फिर आएगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में जो भक्ति उसको पूर्व भाद्रपद में मिली है, वो उसको और गहन करेगा, और डीप में जाएगा, और गहराई में जाएगा। शनि तो गंभीरता का कारक है, शनि तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट का कारक है, दूरगामी परिणामों का कारक है, गहराई का कारक है। तो अब जो भक्ति हो रही है वो बहुत गहराई के अंदर होगी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर, जो कि शनि का नक्षत्र है। और जब वो भक्ति, वो स्पिरिचुअलिटी, वो अंतर यात्रा उस लेवल तक पहुंचेगी, तो आखिरी नक्षत्र आता है रेवती का नक्षत्र, और जो कि बुध का नक्षत्र है। तो इस लेवल पे उसको पूरी कंप्लीट एनलाइटमेंट मिलती है, एक पूर्ण मोक्ष की तरफ वो आगे बढ़ता है, एक उसको चेतना उसकी जागृत हो जाती है।
रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। उस भक्ति के कारण उसको एनलाइनमेंट मिलता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है और वो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ये है 27 नक्षत्रों का, अलग अलग नक्षत्रों का किस तरीके से इफेक्ट होता है। हमने स्टार्ट किया अश्विनी नक्षत्र से, पहले 9 नक्षत्र से 21 पे नक्षत्र पे बुध का नक्षत्र खत्म हुआ, तो उस टाइम इंसान की आइडेंटिटी सेट हो गई थी। अगर मैं फिर हमने मघा नक्षत्र से स्टार्ट किया, जो कि केतु का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा नक्षत्र तक आए, तो उसको उस लाइफ में सब कुछ मिल गया था। और जब वो आखिरी में अश्लेषा नक्षत्र तक, ज्येष्ठा नक्षत्र तक जब हम आए, तो जब तक उसमें सब कुछ मिलने के बाद, दान धर्म करने के बाद भी इंसान में ये फीलिंग आ गई थी कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ हूँ, मैंने सब कुछ किया। बट जैसे ही मूल नक्षत्र लगा केतु का, सब चीज़ें क्रैश हुई, प्रताड़नाएं, दुख। उसके बाद उसकी जो जर्नी चुनी हुई वो बाहर के वर्ल्ड में नहीं हुई, वो इंटरनल वर्ल्ड में शुरू हुई, आंतरिक यात्रा शुरू हो गई। मैं क्यों हूँ, प्लैनेट पे क्यों हूँ, मेरा क्या काम है, आया क्यों हूँ, कुछ दिन पहले तक तो नहीं था, कुछ दिन बाद नहीं रहूँगा, नाना प्रकार के विचार उसके दिमाग में आना शुरू हो गए। और आखिरी के जो 9 नक्षत्रों की हम बात कर रहे हैं की जो हमने मूल नक्षत्र से लेकर नेवती नक्षत्र तक, फाइनली वो धीरे 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 वो भक्ति के मार्ग में लग जाता है और मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये नक्षत्र हर एक की लाइफ में काम करते हैं। अब ये देखना रहता है कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, शत्रु नक्षत्र में है कि मित्र के नक्षत्र में है, तो किस तरीके से रिजल्ट देगा वो एक्चुअल पत्रिका देख के, और अलग अलग प्लैनेट्स कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हैं उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। बट नक्षत्र ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट नक्षत्र देखे हुए अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो वो करेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि नक्षत्र लेवल तक जाते जाते, देखिए ये तो फिल्टर है, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा ग्रह है, कौन से भाव में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, फिर कौन से नक्षत्र में बैठा है, एक के बाद एक फिल्टर लगा रहे हैं। तो वो जैसे जैसे फिल्टर लग रहे हैं, जैसे वैसे रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो नक्षत्र एक आखिरी फिल्टर है, सबसे डीप डाउन फिल्टर जो है वो नक्षत्र है। तो जब तक नक्षत्र नहीं देखेंगे हम एक्चुअल प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से ये अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र है लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से, तो ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको समझ सके होंगे। और अब मैं नक्षत्र सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा नक्षत्र के बारे में पहला वीडियो था, जिसमें कि मैंने 27 नक्षत्रों के बारे में एक आपको समरी दी कि किस तरीके से ये मूव होता है और कौन से स्टेजेस पे ये जनरली अप्लाई होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। अब मैं नेक्स्ट जो चीज़ें जो शुरू कर रहा हूँ वो अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के बारे में, हर नक्षत्र पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और उस नक्षत्र की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस नक्षत्र के रिलेटेड प्रोफेशंस कौन से हैं, उस नक्षत्र का सिंबल कौन सा है, उस नक्षत्र का जो देवता है, रूलिंग डाइटी है वो कौन सी है, और ये नक्षत्र किस तरीके से, उनके जो नक्षत्र अब है, सपोज लग्न में आपका कोई नक्षत्र पड़ रहा है तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी, आपके प्रोफेशंस आपके लिए कौन कौन से अच्छे हैं, हम इन सब की बात करेंगे जब मैं एक एक नक्षत्र की अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप ये जो समरी है नक्षत्रों के बारे में ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए सबके साथ, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।